गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम है आज का आपका वेलकम है आज एक और मैथ सर्च की क्लास में। आज का टॉपिक है अपना ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? जो ब्रेस्ट क्या होता है? ब्रेस्ट एक एसेसरी ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो मेनली प्रेगनेंसी के अंदर बेबी को फीड कराने के लिए जो ऑर्गन है वो बेबी को फीड कराने के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन प्लस एजेक्शन जो होता है वो ब्रेस्ट से होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट के अंदर बहुत सारे डक्ट्स, बहुत लोब्यूल्स, बहुत सारी टिनी डक्ट्स होती हैं। वहाँ पे बहुत सारे वेरियस टाइप्स के ब्लड फ्लोज और टिनी वेसल्स वगैरह होती हैं, जहाँ पे एक्सेसिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, इमिनेंस भी प्रेजेंट होता है, निप्पल, एलोरा सब प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे अगर न्यूमरस ग्रोथ हो जाती है किसी भी टिश्यू की, किसी भी सेल की, और अनकोऑर्डिनेटली ग्रोथ हो जाती है, या फिर कोई भी डिस्चार्ज हो रहा हो, या फिर कोई भी इनरिलेवेंट डिस्चार्ज होना, या मिल्क की जगह पस आना, या फिर क्रैक्स पड़ जाना निपल्स के अंदर, ये सारी चीजें जो होती हैं एक ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा डेवलप करते हैं। तो आइए अपन पढ़ते हैं ब्रेस्ट कैंसर मतलब होता क्या है। ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट या फिर मेमोरी ग्लैंड दोनों सेम होती है। ब्रेस्ट मैंने आपको बोला था असेसरी ग्लैंड होती है फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस एंड सिक्रेट्स मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। जो ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड है वो ग्लैंड्स है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है। स्वेट ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो चीजें सिक्रेट करती हैं, सिक्रेशन का वर्क करती हैं। वो ग्लैंड्स जो प्रोड्यूस करती हैं या फिर सिक्रेट करती हैं मिल्क को आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद में प्रोड्यूस या जो सिक्रेट करती है मिल्क, वो ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड होती हैं। ठीक है। ब्रेस्ट इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन मेल्स but they do not have the same complex growth and development like females. ब्रेस्ट जो होते हैं वो मेल्स के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, बट एज अ फीमेल वहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ग्रोथ होती है टिश्यू की, देन वो बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। बट मेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर मेल्स के अंदर भी डेवलप ब्रेस्ट या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स ग्रोथ होती है, देन वो एक डिजीज का फॉर्म हो जाती है, या फिर उसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। Then both the males and the female children begin their life with a similar breast tissue, but at the puberty, men have high testosterone and low progesterone level stops the breast growth and development. जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, तब सेम ही टिश्यू ब्रेस्ट टिश्यू से ही ब्रेस्ट टिश्यू सेम होते हैं उनके। जब उनकी जो बिगनिंग में जो लाइफ होती है तब उनके जो टिश्यू होते हैं ब्रेस्ट के वो सेम होते हैं, बट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी जहाँ पे एक रिप्रोडक्टिव एज होती है किसी भी पर्सन, मेल एंड फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज जो होती है, वहाँ पे मेंस के अंदर हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल हो जाता है और लो एस्ट्रोजन लेवल होता है। उस वजह से ब्रेस्ट की ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो जाता है मेल के अंदर, बट इन फीमेल के अंदर हाई प्रोजेस्टेरोन लेवल रहता है या फिर हाई ईस्ट्रोजन लेवल रहता है। उसके वजह से जो ब्रेस्ट की जो ग्रोथ है फीमेल के अंदर वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स में रहती है। ऑन अदर हैंड इन वुमेन एट अ प्यूबर्टी दे स्टार्ट टू डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन लाइक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मैंने आपको बोला था कि प्यूबर्टी के एज पे प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है या फिर ब्रेस्ट के अंदर जो भी न्यूमरस ग्रोथ होती है टिश्यू की, वो एट अ प्यूबर्टी एज में चालू हो जाती है फीमेल के अंदर, मेल के अंदर नहीं होती है। ओके, ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ब्रेस्ट की, कि ये अपनी रिब्स हैं, ये अपना जो भी फैटी टिश्यू है वो उसे कहते हैं। ये यहाँ पे जो ब्लैक कलर का पिगमेंटेड एरिया होता है उसे एल्वोलार कहते हैं। इन्वर्टेड इमेंसिस करके एक सॉफ्ट टिश्यू टाइप होता है जिसको अपन निपल कहते हैं। देन एल्वोलार के नीचे एक फैट पाया जाता है, इसको भी ये भी एक टाइप का टिश्यू है जिसे अपन फैट बोलते हैं। देन इट इज अ रिब एंड इट इज अ स्टर्नम, यहाँ पे मसल्स हैं। देन इस यहाँ ब्रेस्ट के अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी डक्ट्स प्रेजेंट होती है। अगर ये डक्ट्स कॉन्ट्रैक्शन करेगी या फिर लोब्यूल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, देन जो मिल्क इजेक्शन वाला जो प्रोसेस है उसमें मिल्क जो है वो देन निपल पे आएगा, देन निपल
अगर बेबी निपल को सक करेगा, देन जो बेबी सक करेगा तो जो लोब्यूल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो डक्ट है इसके अंदर, उसके अंदर मिल्क आगे जाएगा और मिल्क जो है वो मिल्क देन निपल में आएगा, देन बेबी सक करेगा, देन वो फीड होगा। ये पूरी प्रोसेस होती है जो अपन आगे पढ़ेंगे, बट इट्स एन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कि ब्रेस्ट के अंदर और क्या क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारी डक्ट्स प्रेजेंट होती है, प्लस बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, एल्वोलार एक पिगमेंटेड एरिया होता है, और अपन आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। यही है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट जो मैंने आपको बताया था कि लोब्यूल्स कंटेन करता है, डक्ट होती है, एल्वोलार होती है, निपल्स होती है, और यहाँ पे फैट भी बहुत सारा पाया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ द ग्लैंडुलर एंड फाइब्रोसिस टिश्यू एंड अ फैटी टिश्यू। यहाँ ये ग्लैंडुलर टिश्यू है जो सिक्रेशन का काम करती है, ये एक फाइब्रोसिस टिश्यू है, एक फैट टिश्यू है, जो अभी अपन ने देखा था कि ये जो है वो फैट टिश्यू प्रेजेंट रहता है ब्रेस्ट के अंदर। द अमाउंट ऑफ फैटी टिश्यू डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ब्रेस्ट। ओके, जितना फैटी टिश्यू होगा उतना साइज में इंक्रीज होगा, और जो ये फैटी टिश्यू है वो डिटरमाइन करता है ब्रेस्ट का साइज। देन नेक्स्ट है ईच ब्रेस्ट इज मेड अप ऑफ 15 to 20 सिक्रेशन इज नोन एज लोब्स। ये यहाँ पे ब्रेस्ट, एक ब्रेस्ट जो है वो कंटेन करता है, वो बना हुआ होता है 15 से 20 सेक्शन में बना हुआ होता है, जिसको लोब्स कहते हैं। ये यहाँ पे 15 से 20 सेक्शंस में ये चीजें बनी हुई होती हैं, जिनको अपन लोब्स कहते हैं। ओके, ईच लोब इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ अ स्मॉलर स्ट्रक्चर नोन एज लोब्यूल्स। इन दिस लोब्यूल्स मिल्क इज प्रोड्यूस। देन यहाँ पे मैंने आपको बताया ये जो चीज है, ये इनके अंदर लोब है ये एक, देन इसके अंदर ये लोब्यूल्स बने हुए रहते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था कि वहां पे 15 से 20 क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं लोब। ओके, यहाँ पे 15 से 20 सेक्शंस होंगे ऐसे, देन उसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं। 15 से 20 सेक्शंस को अपन लोब कहते हैं। देन वहां पे ईच लोब इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर। एक लोब के अंदर बहुत सारी स्मॉलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसे अपन लोब्यूल्स कहते हैं। ये क्या काम करता है, जो लोब्यूल्स होते हैं वो प्रोड्यूस मिल्क, यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस होता है। ओके, देन नेक्स्ट, the milk produced by lobules travels through the network of a tiny tubules known as duct। यहाँ पे जहाँ पे ये जो लोब्यूल्स है वो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, देन यहाँ पे एक डक्ट्स होती है, टीनी टीनी डक्ट्स होती है, जहाँ पे वो आगे उस जो मिल्क है उसको लेकर जाता है। ओके, उसे अपन डक्ट कहते हैं। दिस यूनिट टू फॉर्म अ लार्ज सीक्रेट एक्सक्रिएटरी डक्ट नोन एज लैक्टिफेरस डक्ट। आगे जाके ये सारी डक्ट जुड़ जाती है, देन वो एक लैक्टिफेरस डक्ट बनाती है। दिस डक्ट ओपन इनटू द सरफेस ऑफ द निपल। ये सारी डक्ट लोब्स हैं, 15 to 20 सेक्शंस कटे हुए हैं, जिनको अपन ने लोब बोला है। देन उसके अंदर बहुत सारी स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स है, जिनको अपन ने लोब्यूल्स बोला है। देन वो जो लोब्यूल्स है वो वहां पे मिल्क प्रोड्यूस होता है। देन वो जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो टिनी टिनी ट्यूबुल्स से, जिसे अपन डक्ट कहते हैं, उससे आगे जाती है, और वो सारी जो डक्ट्स हैं वो एक साथ मिलती है, जिसे लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। देन वो जो डक्ट का जो सिक्रेशन, जिसे अपन मिल्क कहते हैं, वो निपल के सरफेस में जाता है, देन वो वहां से इजेक्ट आउट होता है बेबी के माउथ में। ओके, अब निपल किसे कहते हैं, यहाँ पे अपन ने पढ़ा लोब, लोब्यूल्स, डक्ट है, लैक्टिफेरस डक्ट किसे कहते हैं, प्लस निपल के अंदर वो सिक्रेशन जा रहा है। देन नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं निपल क्या होता है। निपल इज अ स्मॉल इमेंसिस प्रोट्रूडेड पार्ट होता है सॉफ्ट टिश्यू का, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट विद एन ओपनिंग टू रिलीज द मिल्क। निपल एक स्मॉल इमेंसिस होता है सॉफ्ट टिश्यू का, इमेंसिस मतलब एक प्रोट्रूडेड पार्ट होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट के, विद एन ओपनिंग टू द मिल्क, ओपनिंग टू रिलीज द मिल्क। वो एक ओपनिंग होती है जहां से मिल्क क्या होता है, रिलीज होता है। द निपल कंटेन्स मसल फाइबर, व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द निपल बिकम्स इरेक्ट। जब ये जो निपल है वो मसल फाइबर्स की बनी हुई होती है, जब मसल फाइबर जो होता है निपल के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो निपल्स होती है वो इरेक्ट हो जाती है। ओके, अभी यहाँ पे निपल्स भी मैंने बताया था आपको।
ये रही निप्पल, ये एक प्रोट्रूटेड पार्ट है मसल्स लेयर का। ओके, ये प्रोट्रूटेड पार्ट है मसल्स लेयर का, यहाँ पे वो मिल्क आके इजेक्ट होता है यहाँ से बाहर। ओके, ये होती है निप्पल। जब वो मसल पार्ट जो होता है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जो यहाँ पे जो मसल पार्ट है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, देन ये जो निप्पल होती है वो क्या हो जाती है, इरेक्ट हो जाती है। ओके, एल्वोलर क्या होता है? एल्वोलर इज अ पिगमेंटेड ये जो मैंने पार्ट बनाया है उसे अपन एल्वोलर बोल सकते हैं, ये अपनी इसको निप्पल बोल सकते हैं। ओके, एल्वोलर इज अ पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया लोकेटेड अराउंड द निप्पल। जो एल्वोलर जो पार्ट होता है एक पिगमेंटेड एरिया होता है जो निप्पल के अराउंड प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट के सरफेस पे। इसका जो डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 1 इंच होता है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस एरिया बिकम्स मोर न्यूमरस और पिगमेंटेड sebaceous gland that release an oil substance which lubricate the nipples and the alveoli. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो इसका एरिया होता है वो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है, प्लस यहाँ पे इसका जो पिगमेंटेड होता है वो भी डार्क हो जाता है। यहाँ पे सिबेशियस जो ग्लैंड होती है, सिबेशियस ग्लैंड जो ऑयल का सिक्रेशन करती है वो प्रेजेंट रहती है, जो ऑयल का सिक्रेशन करती है वो प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ताकि वो जो निप्पल है और जो एल्वोलार है उसको ल्यूब्रिकेट कर सके, उसके सरफेस को ऑयली रख सके, उसका सरफेस को स्मूथ रख सके। इस वजह से जो सिबेशियस ग्लैंड है वो रिलीज करता है ऑयली सब्सटेंस व्हिच lubricate the nipple and the alveolar. Okay, these sebaceous glands are invisible in the non-pregnant women but becomes hypertrophied in the pregnant women and known as mammatogenetic tubercles. Okay, ये जो sebaceous gland होती है वो एब्सेंट होती है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर, बट जैसे ही वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो वहां पे हाइपरट्रॉफिड होती है, वहां पे इंक्रीज होती है साइज के अंदर। देन जो प्रेग्नेंट वुमेन की जो सिबेशियस ग्लैंड है उसको अपन बोलते हैं मेमेटोजेनरी ट्यूबरसेल्स। ओके, ये अपन बोलते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर, और बाकी जो सिबेशियस ग्लैंड होती है वो इनविजिबल होती है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। एल्वोलर मतलब समझ आया, एल्वोलर एक पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया है जो ब्रेस्ट के उधर प्रेजेंट होता है ऑन द बेस ऑफ ब्रेस्ट सराउंडेड बाय द निप्पल। मेनली इसका जो डायमीटर होता है वो 1 इंच होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बहुत ज्यादा पिगमेंटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है पिगमेंटेड पार्ट, और वहां पे एक सिबेशियस ग्लैंड होती है जो ऑयल सिक्रेट करती है ताकि वो ल्यूब्रिकेट कर सके एल्वोलर को और निप्पल को। देन वो सिबेशियस ग्लैंड जो होती है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर एब्सेंट रहती है, बट प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर वो प्रेजेंट रहती है। उसको अपन क्या कहते हैं, मोनेटोजेमेट्री ट्यूबरसेल्स। ओके, नेक्स्ट है अपना ब्लड सप्लाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अब ये अपनी जो मेमोरी ग्लैंड है उसकी ब्लड सप्लाई, आर्टरियल ब्लड सप्लाई इज डन बाय द फॉलोइंग आर्टरीज। थोरैसिक ब्रांच ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, जो आर्मपिट के अंदर जो एक्सिलरी आर्टरी जाती है उसके अंदर ये जो थोरैसिक ब्रांच होती है वो करती है। एक इंटरकोस्टल जो रिब की ब्रांच होती है वो एक इंटरनल मेमोरियल आर्टरी। बहुत सारी डक्ट्स वगैरह मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, बहुत टेनी टेनी वेसल्स होती है, वो भी यहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है ब्रेस्ट को। नेक्स्ट है वेनस ड्रेनेज जो होता है, वेनस ब्लड फ्लोज इनटू द एक्सिलरी मेमोरी, एक्सिलरी एंड मेमोरी वेन्स के अंदर उसका जो ब्लड होता है वो ड्रेन होता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन को अपन क्या कहते हैं, लैक्टेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे ही बेबी ने निपल को सक किया, देन वहां से सेंसरी नर्व जो होती है वो स्टिमुलेट करती है वेगस नर्व को, वो जाती है हाइपोथैलेमस ब्रेन के पास में, वहां से वो रिलीज करती है क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। फिर वो हार्मोन जो आता है वो आके ब्रेस्ट के अंदर जो प्रोड्यूसिंग सेल्स है, मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स है, उसको जाके स्टिमुलेट करता है, देन प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क चालू होता है। इसके अंदर भी वही लिख रखा है कि व्हेन द बेबी सक द निपल, sensory and in its their stimulate and sensory impulses are carried out by the vagus nerve। जो भी सेंसेस है वो वेगस नर्व से
स्टिमुलेट होते जाते कहाँ पे, हाइपोथैलेमस टू द ब्रेन। इट कॉज रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करता है कहाँ से, एंटीरियर हार्मोन रिलीज बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इनटू द ब्लड। देन उसके बाद में वो जो हार्मोन है वो जाता है मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट के पास में, देन उसका प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क होता है। ये पूरा है suck of the sucking of nipple by the baby, then stimulation of sensory nerve in ending of the breast, sensory impulse carried out by the vagus nerve to the stimulus। जो भी impulses हैं वो vagus nerve के थ्रू hypothalamus के पास जाते हैं। then secretion of हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इनटू द ब्लड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। सिक्रेशन होता है बट रिलीज कौन करता है उसको, हाइपोथैलेमस। सिक्रेशन ऑफ अ हार्मोन प्रोलैक्टिन इनटू द ब्लड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। देन उसके बाद में स्टिमुलेशन ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स बाय द ब्रेस्ट। देन वो जो पिट्यूटरी हार्मोन जो प्रोलैक्टिन सिक्रेट हुआ है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स को जो ब्रेस्ट के अंदर है, देन वहां पे प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क होता है। सिंपल इजी वे में समझो कि बेबी ने निपल को सक किया, सक करने के बाद में जो स्टिमुलेशन अराइज होते हैं जो एंड ऑफ नर्व की जो एंडिंग पार्ट है वहां से स्टिमुलेशन अराइज होते हैं। देन वो स्टिमुलेशन या फिर सेंसरी स्टिमुलेशन वो कैरी करके जाता है वेगस नर्व टू हाइपोथैलेमस, वेगस नर्व से जाता है वो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो है वो फिर हाइपोथैलेमस उसको रिलीज करता है हार्मोन को, देन वो सिक्रेट होती है हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्लड के अंदर सिक्रेट होता है बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। देन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट होकर वर्क करता है किसके ऊपर, जहां पे जो सेल ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट है जो मिल्क प्रोड्यूस करती है उसके ऊपर वो जाके वर्क करता है, देन प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क स्टार्टेड। ओके, ये था अपना प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। अब वो मिल्क प्रोड्यूस तो हो गया बट अब वो इजेक्ट आउट कैसे होगा या फिर उसका सिक्रेशन कैसे होगा उस प्रोसेस को पढ़ते हैं। व्हेन द बेबी सक्स द निपल, द सेंसरी नर्व एंडिंग इट स्टिमुलेट एंड कैरिड बाय द वेगस नर्व टू द हाइपोथैलेमस। वही बेबी ने निपल को सक किया, देन जो भी सेंसरी नर्व है एंडिंग में वो स्टिमुलेट करती है और वेगस नर्व से हाइपोथैलेमस के पास जाती है। बट इस बार एंटीरियर पिट्यूटरी का कोई रोल नहीं है, इस बार क्या है, रोल है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, बिकॉज इजेक्शन के लिए जो हार्मोन होता है वो ऑक्सीटोसिन वर्क करता है जिसको अपन लव हार्मोन भी बोलते हैं। ओके, देन it cause release of hormone oxytocin by the posterior pituitary, causes contraction gland it of myoepithelium cells around the alveolar and the duct, squeeze of milk from the alveolar duct and towards the nipples। मैंने आपको बोला था कि वहां पे मसल्स जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद में मसल्स के ऊपर वर्क करेगी, देन मसल्स के ऊपर वर्क करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो निपल इरेक्ट होगी, जो भी सिक्रेशन है वो जाके मिल्क का इजेक्शन करवाएंगे। ओके, इसके अंदर भी पूरा यही दे रखा है, स्क्वीज मिल्क फ्रॉम द एल्वोला एंड डक्ट टुवर्ड्स द निपल। जो भी डक्ट के अंदर होगा, जो भी लोब्यूल्स के अंदर जो डक्ट प्रेजेंट है उसके अंदर मिल्क होगा, अगर वो स्क्वीज होगी देन वो आगे बढ़ेगी डक्ट से लैक्टिफेरस डक्ट में जाने के बाद में एल्वोलर थ्रू निपल इजेक्ट होता है मिल्क। ओके, नेक्स्ट है अपना, अब ये था अपना पूरा जो मेन के ब्रेस्ट होता क्या है, ब्रेस्ट की एनाटॉमी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट क्या होती है, निपल क्या होते हैं, एल्वोलार क्या होते हैं, प्लस ब्लड सप्लाई कौन कौन सी होती है, देन प्रोसेस क्या है, प्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस क्या है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क का, इजेक्शन ऑफ मिल्क का। अपन पढ़ते हैं ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट का तो मतलब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट होता है कैंसर। कैंसर के अंदर मैंने आपको बताया अनकोऑर्डिनेटेड टाइप की सेल की ग्रोथ होती है या फिर टिश्यू का ग्रोथ होता है या फिर कोई भी लिम्फ नोड जो प्रेजेंट होते हैं उसका ज्यादा इनलार्जमेंट हो जाना होता है या फिर टिश्यू की एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, कैंसर। इट इज अ ग्रुप ऑफ मैलिग्नेंट डिजीज दैट मोर कॉमनली अकर्स इन द फीमेल ब्रेस्ट। ओके, ये एक मैलिग्नेंट डिजीज होती है। मैलिग्नेंट मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था कि जहाँ पे अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये कैंसर सेल है और वहाँ पे उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा रैपिडली होती है, प्लस उसकी जो फंक्शन होते हैं वो भी अल्टर्ड हो जाते हैं, उसके अंदर एनाप्लेजिया मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स उसकी अल्टर्ड हो जाती है, उसे अपन मैलिग्नेंट ग्रोथ कहते हैं, मैलिग्नेंट डिजीज कहते हैं, जो कॉमनली कहाँ पे अकर होती है, फीमेल्स के ब्रेस्ट में। इट इज अ कॉमन टाइप ऑफ कैंसर हु फाउंड इन द फीमेल्स। ओके, ये कॉमन टाइप का कैंसर है जो फीमेल के अंदर पाया जाता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर डेथ इन द वुमेन। ठीक है, सेकेंड मोस्ट जो कैंसर है
कॉमन कैंसर है जिससे फीमेल्स की ज्यादा डेथ होती है, वो है ब्रेस्ट कैंसर। देन फर्स्ट वन में अपन सबसे पहले लिया है लंग्स कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में भी मेटासाइज टू द बोन, जो भी ब्रेस्ट कैंसर है उस मेटासाइज कर जाता है, मतलब ब्रेस्ट से जा सकता है बोन के अंदर, ब्रेन के अंदर, लंग्स, लिवर, और लिवर के अंदर लिम्फ नोड के थ्रू ये मेटासाइज कर सकता है। नेक्स्ट है नर्सिंग के अंदर जो एएनएम का ड्यूरेशन होता है वो 2 इयर्स का होता है, प्लस जो जीएनएम का ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स का है। तो जहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में या बहुत सारे कॉलेजेस में जो एएनएम है वो 75,000 की हो रही है, प्लस जो जीएनएम है वो 90,000 या 1 लाख की हो रही है। वहाँ पे आपको पीएनसी क्लासेस भिलवाड़ा के अंदर जो एएनएम है 50,000 में, प्लस जीएनएम 65,000 के अंदर आपको करने के लिए मिलती है। तो आप आइए यहाँ पे और आइए और यहाँ पे एडमिशन वगैरह लीजिए। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स एंड देयर कॉजेज। ब्रेस्ट कैंसर के कौन से रिस्क फैक्टर है प्लस उसके कॉजेज क्या है। द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज अननोन, जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है। आइडियोपैथी है, तो मेनली जितने भी चीजें हैं वो सारी क्या है, रिस्क फैक्टर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट पढ़ते थे, वुमेन हु कैरीज द BRCA एक फर्स्ट जीन, ये ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट जीन होता है। ब्रेस्ट कैंसर जीन होता है एक ऑन द क्रोमोसोम नंबर 17, क्रोमोसोम नंबर 17 के ऊपर एक ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट जीन होता है। वो बहुत ज्यादा हायर रिस्क करता है, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होने के ज्यादा चांसेस हैं वुमेन के अंदर जो कैरी करता है ब्रेस्ट कैंसर जीन फर्स्ट। किसी भी की भी फैमिली हिस्ट्री हो ब्रेस्ट कैंसर के, उसको भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। प्लस हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कैंसर है जिसको भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है। द एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड इज ओल्डर देन 30 ईयर्स। अगर आपकी जो फर्स्ट चाइल्ड की जो एज है, मतलब आप कि आपने अगर आपके अगर बच्चा हुआ है और आपकी एज अगर 30 इयर्स है, तो आपको भी चांसेस है ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होने के। नल्ली पैरेटी जिसने बिल्कुल बर्थ वगैरह जो बर्थ वगैरह नहीं दिया है या फिर अभी तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करी है, उसको भी चांसेस हो सकते हैं। ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हाई डोज ऑफ रेडिएशन थेरेपी टू द चेस्ट, अगर कोई भी चेस्ट कैंसर वगैरह है या फिर किसी भी कैंसर के वजह से आपको अगर रेडिएशन थेरेपी लेनी पड़ती है, तो उससे भी आपको चांसेस है ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होने के। इंजेक्शन ऑफ द हाई फैटी डाइट स्पेशली इन एनिमल डाइट, अगर जो भी डाइटरी फैक्टर्स आप ले रहे हो उसके अंदर फैट ज्यादा प्रेजेंट है या फिर स्पेशली एनिमल डाइट आप लेते हो, तो आपको रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने के। हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, अगर आपको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की भी हिस्ट्री है आपके किसी फैमिली मेंबर्स में आपको, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है। मोर कॉमनली ज्यादा एल्डरली वुमेन में होता है, सबसे ज्यादा ये मेनोपॉजल वुमेन्स के अंदर भी देखने को मिलता है। मेनली इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल मास प्रेजेंट होगा क्योंकि वहां पे एबनॉर्मल ग्रोथ होती है टिश्यूज की। थिकनिंग इन द अपर क्वाड्रेंट एंड द लोअर क्वाड्रेंट और बिलो द निप्पल ऑफ द अफेक्टेड ऑफ द ब्रेस्ट। हाँ, ब्रेस्ट के में भी क्वाड्रेंट प्रेजेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अपर सॉरी 2 क्वाड्रेंट अपन ऐसा माने, ऐसा अपर एंड द लोअर। देन उसके बाद में अपर क्वाड्रेंट के ऊपर या फिर अपर आउटर क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, अपर इनर क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, लोअर आउटर और लोअर इनर क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। ब्रेस्ट के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, अपर, इनर, अपर लोअर, देन लोअर इनर, ये यहाँ पे अपनी निपल प्रेजेंट होती है उसके अपर इनर क्वाड्रेंट के अपर अपर आउटर, यहाँ पे अपर आउटर आएगा। अपर आउटर, लोअर आउटर,
अपर इनर, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जिस ये निपल है, इसमें सेक्शन किए जाते हैं। निपल के अपर साइड में अपर आउटर क्वाड्रेंट है, देन इस साइड में अपर इनर क्वाड्रेंट है, देन नीचे अगर अपन आते हैं निपल के जस्ट इस एडजेसेंट साइड के अंदर, वहां पे लोअर आउटर क्वाड्रेंट है, देन यहाँ पे लोअर इनर क्वाड्रेंट है। तो जो स्पेशली थिकनिंग, जो थिकनिंग के जो लम्स वगैरह बनने के चांसेस है वो लोअर आउटर क्वाड्रेंट में है, मतलब इस क्वाड्रेंट में ज्यादा चांसेस हैं। और बिलो द निपल ऑफ द अफेक्टेड ब्रेस्ट, बिलो द निपल लोअर आउटर क्वाड्रेंट में भी ज्यादा चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। द मास इज हार्ड, नॉन टेंडर, इरेगुलर और इमोबाइल। जो मास होता है वो हार्ड होता है, नॉट टेंडर मतलब अगर ज्यादा सीवियर केस में है तो वहां पे ड्राइनेस, इचीनेस या फिर कोई भी डिस्चार्ज या फिर कोई भी लीजन प्रोड्यूस होगा। इरेगुलर है मतलब किधर भी फैलता जा रहा है, उसकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि वो किधर से फैल रहा है। और इमोबाइल मतलब या तो वो मेटासाइज कर सकता है या फिर वो मेटासाइज वाली कंडीशन में नहीं है, बट इन फर्दर केसेस अगर ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा सीवियर स्टेज में है तो वहां पे मोबाइलाइजेशन के चांसेस भी ज्यादा है। नेक्स्ट है द मास इज पेनलेस बट इन बट इन वेरी लास्ट स्टेज इट मे बी पेनफुल। जो मास जो है वो पेनलेस है लेकिन मैक्स टू मैक्स चांसेस में अगर ज्यादा स्टेजेस में, जैसे मैंने आपको बोला सीवियर स्टेज है, वहां पे आपकी जो मास है, जो भी मास है वो पेनफुल हो सकता है, बट इन लेटर ऑन स्टेज वो इतना पेनफुल नहीं होता है। जो निपल रिट्रैक्शन और एलिवेशन भी हो सकते हैं। निपल जो इरेक्ट होने चाहिए थे वो आपके अंदर धसे हुए हैं, वो एलिवेटेड नहीं है। देन अफेक्ट ब्रेस्ट में भी असिमेट्रिकल, जो आपकी सिमेट्रिकल जो होती है, जैसे ये आपकी स्टर्नम है, देन ये आपकी रिब्स आ गई है, तो आपका जो सिमेट्रिकल है दोनों सॉफ्ट राउंड टिश्यूज का वो प्लेस, साइज, शेप और उसका जो सिमेट्रिकल है मतलब उसकी जो पोजीशन है वो सेम है, उसकी जो साइज है वो भी सेम है। बट इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, हो जाता है जिन फीमेल्स को, उसके अंदर उनकी साइज प्लस उनका शेप प्लस उनकी जो पोजीशन है वो एसिमेट्रिकल हो जाती है सिमेट्रिकल की बजाय। उसके बाद में एबनॉर्मल सिक्रेशन भी प्रेजेंट हो सकता है, कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो, कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो या फिर लीजन हो तो वहां से पस निकल रहा हो, ब्लड निकल रहा हो, तो एबनॉर्मल सिक्रेशन भी प्रेजेंट होते हैं। स्किन एडिमा भी हो सकता है, वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन भी हो सकता है विद प्यूर्ड ऑरेंज स्किन। प्यूर्ड ऑरेंज स्किन, जो ऑरेंज के ऊपर का जो छिलका होता है उसकी जो स्किन होती है ना खुरदुरी खुरदुरी, वैसी स्किन भी हो सकती है, और प्लस उसके साथ में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन भी हो सकता है। क्रस्टिंग ऑफ द निपल्स, क्रस्टिंग ऑफ द निपल्स का मतलब हो सकता है निपल ड्राई है, उसके अंदर रेडनेस प्रेजेंट है, उसके अंदर ईचिंग हो रही है, या फिर क्रस्ट ऐसा खुरदुरा टाइप का है, वैसे निपल्स भी हो सकती है। देन एक्सिलर लिम्फेडेनोपैथी, एक्सिला मतलब आर्म पिट्स के अंदर आपके जो लिम्फ नोड है उसकी लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट हो गया हो, लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट भी हो जाता है। देन लिम्फ एडिमा ऑफ अफेक्टेड आर्म, जो जिस भी आर्म के ऊपर आप या फिर जिस भी क्वाड्रेंट के ऊपर या फिर जिस भी ब्रेस्ट है, जिस भी साइड का ब्रेस्ट है, चाहे राइट हो देन लेफ्ट हो, अगर उस ब्रेस्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम है या फिर उस ब्रेस्ट के अंदर कैंसर है तो आपको साइन भी देखने को मिल सकता है एक्सिलरी लिम्फेडोपैथी, जहाँ पे एक्सिल सॉरी लिम्फिक एडिमा मतलब वहां पे भी एक्यूमुलेशन हो सकता है फ्लूइड का, किसके अंदर, लिम्फ के अंदर, कोई भी अफेक्टेड जो भी आर्म है उसके अंदर। अ वुमेन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ई बोन और लंग्स मेटासाइज में भी अपेयर, जो ब्रेस्ट कैंसर है पहले अपन ने डिस्कस कर लिया है कि वो मेटासाइज कर सकता है बोन और लिवर में। तो ये रहे इसके जो साइन एंड सिम्टम है कि एबनॉर्मल मास प्रेजेंट हो सकता है, थिकनिंग हो सकती है अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर, और निपल्स के जस्ट बिलो में मास प्रेजेंट हो सकता है, वो नॉन टेंडर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, इमोबाइल हो सकता है। देन जो मास है वो पेनलेस होता है बिफोर सीवियरिटी ऑफ स्टेज, बट उसके बाद में वो जो स्टेज है कैसी आ जाती है जहाँ पे वो मास जो है वो पेनफुल हो जाता है, जो निपल जो होती है वो इरिटेक्शन हो जाती है, मतलब वो अंदर धस जाती है, उसका एलिवेशन नहीं हो पाता है। जो ब्रेस्ट है वो एसिमेट्रिकल पाए जाते हैं, मतलब उनकी शेप और साइज या फिर पोजीशन के अंदर डिफरेंशिएट आ जाता है, एबनॉर्मल सिक्रेशन होते हैं, स्किन एडिमा हो सकता है, खुरदुरी स्किन हो सकती है, क्लस्टिंग ऑफ निपल्स मतलब ड्राई स्किन या फिर इचिंग हो सकती है। एक्सिलरी लिम्फेडोपैथी मैंने आपको बोला, कोई भी एक्सिलरी है वहां के लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट हो गया, या फिर वहां पे एडिमा मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है अफेक्टेड आर्म में, जहाँ पे आपको ब्रेस्ट कैंसर, जिस भी साइड का ब्रेस्ट कैंसर है उसके आर्म के अंदर आपको उस आर्म के अंदर जो लिम्फ है उसके अंदर क्या है फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया हो, या फिर कोई भी बोन या लंग्स में उसका मेटासाइज हो गया हो। देन है अपना डायग्नोस्टिक,
डायग्नोस्टिक के अंदर सबसे पहले अपना देखता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ये अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस नहीं भी हैं या फिर ब्रेस्ट कैंसर है भी तो भी आपको सबसे पहले ये जो आपका खुद का सेल्फ एग्जामिनेशन होता है वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो टेक्निक्स आती हैं उसके अंदर होता है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय, या तो आप देखकर या फिर पालपेट करके अपने ब्रेस्ट को आप सही पता लगा सकते हो कि जो आपका ब्रेस्ट के अंदर जो भी लिम्फ नोड्स है या फिर कोई लम्प्स है या फिर आपके एक्सिलरी के अंदर लिम्फेडोपैथी हो जाती है, वो चीज आप एग्जामिन कर सकते हो कि आपको कोई लंप तो नहीं पता चल रहा है। देन मेमोरोग्राफी, मतलब मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट के लिए एक स्पेशल एक्सरे किया जाता है, उसकी विजुअल इमेज ली जाती है। यूएसजी अपन कर सकते हैं, सोनोग्राफी। देन एमआरआई अपनी हो सकती है। अगर वहां पे लम्प्स वगैरह हैं तो उसके लिए आपको फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी अपन ले सकते हैं, और ओपन बायोप्सी सच एज एक्सिशनल बायोप्सी और इंसिशनल बायोप्सी, बाहर एक्सटर्नल बायोप्सी और इंसिशनल बायोप्सी दोनों कर सकते हैं अपन। चेस्ट एक्सरे, विजुअलाइजेशन इमेज है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड एंड सिटी स्कैन आर आल्सो डन टू डिटेक्ट द मेटास्टेसिस। एब्डोमिनल मैंने आपको बोला था क्योंकि बोन के अंदर या फिर लंग्स के अंदर या फिर सॉरी लिवर के अंदर मेटासाइज हो सकता है, तो उसके लिए अपन सिटी स्कैन या फिर जो भी चेस्ट एक्सरे है वो करके पता लगा सकते हैं कि जो अपना ब्रेस्ट कैंसर है उसकी साइड से वहां पे जाके माइग्रेट तो नहीं हो गया है। ओके, तो ये सारी डायग्नोस्टिक मेथड है जहाँ पे जो मेन है वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, जो हर लड़की को करना चाहिए या फिर हर वुमेन्स को करना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि उसके जो ब्रेस्ट है वो हेल्दी है, वहां पे लिम्फ नोड्स तो नहीं है, वहां पे कोई न्यूमरस ग्रोथ तो नहीं हो रही है किसी टिश्यू की। अगर आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करोगे उससे पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता क्या है। मेनली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता है वो एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करने के लिए होता है। मैंने बोला था एबनॉर्मल मास को डिटेक्ट करने के लिए होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है उसकी जो हैबिट है आपको 20 ईयर्स की एज में डाल देनी चाहिए, और ये कब परफॉर्म करना चाहिए, मंथली बेसिस के ऊपर इसको परफॉर्म करना चाहिए, प्लस 7 to 10 डेज आफ्टर योर मेंस्ट्रुएशन। मतलब आपके जो मेंसेस आते हैं यूजुअली मंथली मेंसेस आते हैं, उसमें 7 to 10 डेज आफ्टर, मतलब मेंसेस के आफ्टर, मतलब पहले आपको करने चाहिए, क्योंकि उस दौरान जो आपकी ब्रेस्ट की जो टेंडरनेस है वो टेंडर जो नेस होती है वो थोड़ी लेस होती है, प्लस जो इनगोरेंट होता है वो भी लेस होता है, मतलब कम होती है। आपकी जो टेंडरनेस, जो खिंचावपन जो ऐसा होता है ब्रेस्ट के अंदर वो भी कम होता है इस वजह से। प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले अपन इट शुड बी डन इन 3 पोजिशन। पहले अपन इन द लेटे हुए अपन एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मिरर के सामने देख के खड़े होके एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या फिर जब अपन नहा रहे हो तब अपने ये एग्जामिनेशन कर सकते हैं। बिफोर अ मिरर इन अ स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर कैसे, अ वुमेन स्टैंड बिफोर अ मिरर एंड परफॉर्म दिस ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपको देखना है, इंस्पेक्ट ऑफ द ब्रेस्ट विद द आर्म्स एट द साइड। दोनों आर्म्स प्लस आपके जो ब्रेस्ट है उसको मिरर के अंदर इंस्पेक्ट करना है, आपको देखना है। देन इंस्पेक्शन बाय रेजिंग द आर्म overhead to detect any chances in the size shape of the breast, any dimple or any changes in the nipples. Okay, then आपको आपके जो आर्म्स है उनको या फिर आपके जो भी एक्सट्रीमिटीज है, हैंड्स है, उनको रेस करके देखना है, उसको हिप के ऊपर प्लेस करके देखना है कि आपको उसकी कोई साइज शेप में चेंजेस तो नहीं लग रहे हैं, यहाँ पे कोई डिम्पलिंग तो नहीं, कोई गड्ढा तो नहीं पड़ रहा है, या फिर निपल्स के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं है। देन इंस्पेक्ट ऑफ ब्रेस्ट बाय रेस्टिंग द पाम ऑन हर हिप्स। फिर मैंने बोला है कि आपके जो पाम्स है उसको हिप पे लगाकर भी देखने हैं कि आपके कोई ब्रेस्ट के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। ओके, ये मिरर वाला था। देन इन ले डाउन पोजीशन, इन द पोजीशन बोथ द ब्रेस्ट आर एग्जामिन सेपरेटली। इसके अंदर ले डाउन, नीचे लेट के आपके ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है, उसके अंदर आपको देखना है कि जो दोनों ब्रेस्ट है उसकी पोजीशन सेम है कि नहीं है, या फिर वो अलग अलग। इन दिस पोजीशन बोथ द ब्रेस्ट आर एग्जामिन सेपरेटली। इसके इस पोजीशन के अंदर जो दोनों ब्रेस्ट हैं उसका जो एग्जामिनेशन होता है वो सेपरेटली होता है। एग्जामिनेशन ऑफ द राइट ब्रेस्ट। राइट ब्रेस्ट, अ वुमन प्लेस पिलो अंडर द राइट ब्रेस्ट। आपके जो राइट ब्रेस्ट है उसके ऊपर उसके नीचे आप पिलो भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। नाउ शी प्रेस द राइट ब्रेस्ट फीमेली बाय यूजिंग द पैड ऑफ द 3 मिडिल फिंगर्स। ये आपकी 3 मिडिल फिंगर्स लेनी है आपको, और फैमिली उस चीज को प्रेस करना है आपके ब्रेस्ट को, किससे, लेफ्ट हैंड से। अगर आप राइट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर रहे हो देन यू हैव टू यूज द 3 फिंगर्स लाइक दिस इज द पैड ऑफ द 3 फिंगर्स, देन यू हैव टू प्रेस अराउंड इट यूजिंग सर्कुलर मूवमेंट के अंदर आप उसको रब करना है। शी डिटेक्ट एनी लम्स एनी चेंजेस इन द ब्रेस्ट।
3 पैड का ऐसा फिंगर्स की ऐसी पैड बना लेनी है. देन यू हैव टू put that fingers on that breast and you have to examine that in a circular movement. अगर आपको वहां पे कोई लम्स या फिर कोई चेंजेस देखने को तो नहीं मिलता है, आपको वो डिटेक्ट करना है. She also squeeze the right nipple to detect any abnormal discharge from it up. Then you have to squeeze that nipple. जो भी निप्पल ब्रेस्ट के ऊपर प्रेजेंट है, आपको उसको स्क्वीज करना है, उसको दबाना है और देखना है कि आपको कोई डिस्चार्ज तो प्रेजेंट नहीं है या फिर आपको कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है. देन नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ द लेफ्ट ब्रेस्ट. अभी अपन ने राइट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन किया था. देन लेफ्ट ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन में भी सेम वही मेथड लगाना है और आपको देखना है कि कोई एबनॉर्मलिटी तो प्रेजेंट नहीं है. देन इन शॉवर, जब नहाते वक्त आप एग्जामिनेशन ऐसे करना था, वुमेन एग्जामिन एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट यूजिंग द जेंटल फ्लैट मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स एंड डिटेक्ट एनी एबनॉर्मलिटीज. वुमेन जब नहाते वक्त ये चीज का एग्जामिनेशन तब कर सकती है जब वो सारे जो मूवमेंट्स हैं वो कर सकते, जैसे सर्कुलर मूवमेंट होता है एक, देन अप डाउन वाला मूवमेंट होता है, उसके अंदर आप वो लम्प्स चेक कर सकते हो. देन आपकी निप्पल को स्क्वीज करके चेक कर सकते हो कि उसके अंदर कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं है. ये सारे पहले चेक कर लेना है. चेक योर ब्रेस्ट. Check your breast once monthly in 7 to 8 days after your periods have started. If you are not menstruating, अगर आप मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है या फिर मेंस्ट्रुएशन में कोई प्रॉब्लम है आपको या फिर कुछ आपकी मेंसेस सही नहीं आ रही है, तो कोई भी एक एनी डेट पिक कर लें. देन मैंने आपको बोला था रेज योर आर्म्स, देन बोथ हैंड्स ऑन द हिप बोन एंड आर्म डाउन द रिलैक्स. फिर देन आपको पहले दोनों हाथ खड़े करके चेक करना है कि कोई चेंज तो नहीं है. देन आपको उसको प्लेस करना है हिप बोन पे कि कोई चीज है. देन आपको नीचे उसको रिलैक्स करके चेक करना है कि आपके कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं. ओके. देन लुक एट एनी फिजिकल चेंजेस. जैसे कोई, फिर आपको देखना है कि आपको कोई फिजिकल चेंजेस तो नहीं दिख रहे, जैसे लम्प्स हो गया और स्वेलिंग हो गई या फिर रेडनेस हो गई या फिर कोई रैशेस हो गया या फिर कोई भी शेप चेंजिंग है, शेप या पोजीशन के अंदर निप्पल की कोई भी पोजीशन में चेंज है या फिर ब्रेस्ट की कोई पोजीशन में चेंज है. देन आपको जेंटली स्क्वीज करना है. मैंने आपको बोला था इसके अंदर ये स्क्वीज करके दिखा रही है कि कोई पेन तो नहीं हो रहा है या फिर कोई उसको डिस्चार्ज तो प्रेजेंट नहीं है. ये इमेजिनेशन पूरा उसी को ही है कि किस तरीके से हैंड्स का यूज करके अपनी निपल को प्रेस करके ये बता रही है कि इसके अंदर पेन या फिर कोई डिस्चार्ज तो नहीं है. देन रेज योर हैंड यूजिंग द थ्री फिंगर्स का पैड बना के आपके हाथ को रेस करने के बाद में 3 और 4 फिंगर्स का. देन एग्जामिन योर आर्मपिट. आपकी आर्मपिट को भी एग्जामिन करना है कि वहां पे कोई भी जो लिम्फ नोड है वहां पे उसका एनलार्जमेंट तो नहीं हो रहा है या फिर वहां पे कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशन तो नहीं है. चेक योर ब्रेस्ट स्टार्टिंग आउटर एजेस एंड मूव टुवर्ड्स द निपल. ओके, आपको जो एग्जामिन करना है सर्कुलर मेथड में वो आपके आउटर एजेस से करना है. आउटर एजेस से आपको आना है इनवर्ड, मतलब निपल के पास में उसका एग्जामिन करते करते. कवर अ स्मॉल सेक्शन एट द टाइम यू कैन. जितना आप स्मॉल सेक्शन जितना सेक्शन आप कवर कर सकते हो एक बार में उतना ही करें. एग्जामिन के लिए 3 फिंगर यूज करनी है. देन आपको आपका जो जिस एग्जामिन कर रहे हो, जिस साइड के ब्रेस्ट को एग्जामिन कर रहे हो, उसका हैंड को रेस करने के बाद में 3 to 4 फिंगर्स आप एज अ पैड बना के सर्कुलर मूवमेंट में आप उसको आउटर से इनवर्ड आ सकते हो, मतलब जो भी फैट टिश्यू है उससे आप निपल में आ सकते हो इस तरीके से. ओके, एग्जामिन करते 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 कि कोई लिम्फ नोड प्रेजेंट नहीं है या फिर एक्सिला भी चेक हो जाता है उससे. डू द सेम मूविंग योर फिंगर टिप्स अप्स एंड डाउन्स, देन द राउंड मूवमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटर पार्ट. देन मैंने आपको बोला था एक तो सर्कुलर मूवमेंट होता है और एक डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट होता है. फिंगर टिप को यूज करते करते आप आउटर एरिया में हो या फिर आउटर पार्ट में हो या फिर इनवर्ड निपल के पास हो. देन डू सेम स्टेप्स लाइंग योर हेड lying on your back, use the pillow under the shoulder if you want to. Then वही lying lay down position के अंदर भी करना है. और ये आपका मिरर के अंदर हो गया है, ये मिरर के अंदर एग्जामिनेशन हो गया है. ओके, ये वाला भी मिरर के अंदर है. देन ये आप शॉवर ले रहे हो तब या फिर नॉर्मली शॉवर वाला या फिर नॉर्मली आप मिरर के सामने देखकर चेक कर रहे हो. ठीक है, ये मिरर वाला, ये लाइंग डाउन पोजीशन है. ठीक है. देन यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई लम्स प्रेजेंट है या फिर कोई भी डिस्चार्ज वगैरह है तो आप जाके डॉक्टर को इन्फॉर्म करो. ये होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन.
ओके, अब अपन पढ़ते हैं कार्सिनोमा की जो भी स्टेजिंग है, ब्रेस्ट कैंसर की जो भी स्टेजिंग है उसको पढ़ते हैं। स्टेज के अकॉर्डिंग जो स्टेज है वो स्टेज 0 से 0 से लगाकर 4th स्टेज तक होती है। इसके अंदर क्या होता है, कार्सिनोमा इन सीटू की कार्सिनोमा अभी तक ब्रेस्ट में ही है। सॉरी, अपन 3 तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन कर सकते थे, जैसे ट्यूमर की साइज था, लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट है या मेटास्टेसिस है कि नहीं है। तो कार्सिनोमा इन सीटू ही है, मतलब अभी तक जो कार्सिनोमा वो ब्रेस्ट में ही है, उसका कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हुआ है नहीं हुआ है, डिस्टेंस हुआ है नहीं हुआ है, उसका मेटासाइजिस या डिस्टेंस मतलब सेम होता है। देन स्टेज फर्स्ट के अंदर जो कार्सिनोमा जो साइज है उसकी T1 हो चुकी है, मतलब 2.2 T1 के अंदर अप टू 2 सेंटीमीटर तक उसकी जो साइज है वो हो चुकी है। जो ट्यूमर की जो साइज है वो कितनी हो चुकी है, अप टू 2 सेंटीमीटर उसकी साइज हो चुकी है, उसके अंदर कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, डिस्टेंस कोई भी मेटासाइज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। देन सॉरी, देन अपना स्टेज सेकंड ए के अंदर T0 to T2 है, मतलब 2 to 5 सेंटीमीटर अपना जो ट्यूमर साइज है वो बढ़ गया है। T0 to T2 था तो मतलब वो 2 to 5 सेंटीमीटर वो हो चुका है ना, 0 to 2 to 5 सेंटीमीटर, 2 to 5 सेंटीमीटर के वो बीच में है। T2 to T3 जो अपना T2 to जो T3 था 5 सेंटीमीटर, मोर देन साइज ऑफ 5 सेंटीमीटर, अब वो मोर देन मोर देन 5 सेंटीमीटर है, और वो जो भी है वो मोर देन 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रहा है स्टेज सेकंड ए के अंदर, थर्ड के अंदर, स्टेज थर्ड बी के अंदर वो बहुत सारे टिश्यू को अफेक्ट कर रहा है। अब वो स्टेज फोर्थ के अंदर उसने एनी टी, मतलब कोई सा भी टी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर का, 2 to 5 सेंटीमीटर या मोर देन 5 सेंटीमीटर, मोर देन 5 सेंटीमीटर मतलब उसने चेस्ट एरिया को भी कवर कर लिया। देन T4 अपन ने यहाँ देखो तो ट्यूमर ऑफ एनी साइज इज एक्सटेंड टू द चेस्ट वॉल और द स्किन। ओके, देन अपना मेटासाइज देखते हैं, स्टेज 0 के अंदर नहीं हुआ है, सॉरी लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, स्टेज सेकंड के अंदर भी नहीं हुआ है, N1 हुआ है स्टेज सेकंड ए के अंदर। देन जो N1 है कि वहां पे एक्सिलरी लिम्फ नोड का हुआ है या आइप्सिलेटरल लिम्फ नोड हुआ है, लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, द मेटासाइजिस टू द लिम्फ नोड, देन इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड N3। ठीक है, तो यहाँ पे N1 के यहाँ पे अभी तक सिर्फ लिम्फ नोड नहीं इन्वॉल्व हुआ है, या फिर हुआ भी तो एक्सिलरी लिम्फ नोड हुआ है, यहाँ पे आइप्सिलेटरल एक्सटर्नली लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, यहाँ पे आइप्सिलेटरल इंटरनल लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। यहाँ पे डिस्टेंस मेटासाइज यहाँ पे अभी तक नहीं है, फोर्थ स्टेज के अंदर वो मेटासाइज कर गया है, M1 के अंदर डिस्टेंस मेटासाइज इज प्रेजेंट। ओके, वापस समझते हैं, स्टेज 0 के अंदर कार्सिनोमा इन सीटू मतलब जो ब्रेस्ट की जो ट्यूमर की जो साइज है वो अभी बहुत छोटी है और वो अभी तक सिर्फ ब्रेस्ट के अंदर अलाइन है, उसका लिम्फ नोड में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, प्लस उसका मेटासाइज भी नहीं हुआ है। स्टेज सेकंड के अंदर T1 हुआ है, मतलब 2 सेंटीमीटर, मे बी वो जो ट्यूमर की साइज है वो 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से कम है, वहां पे लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मेटासाइज भी नहीं हुआ है। सेकंड स्टेज सेकंड ए के अंदर जो T0 to T2 है, मतलब 0 या फिर 0.00 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक के बीच में हो सकता है, या फिर 2 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के बीच में हो सकता है। वहां पे जो लिम्फ नोड है वहां में एक्सिलरी लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट मे बी पॉसिबल चांसेस हो सकता है, और यहाँ पे उसका डिस्टेंस मेटासाइज नहीं हुआ है। स्टेज थर्ड बी के अंदर, या सॉरी स्टेज सेकंड बी है, यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो वहां पे T2 to T3 है, मतलब 2 सेंटीमीटर से या फिर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा वहां पे इन्वॉल्वमेंट हुआ है, वहां पे एक्सिलरी लिम्फ नोड का पूरा जो इन्वॉल्वमेंट है वो पूरा शो हो रहा है, यहाँ पे मेटासाइज नहीं है। देन स्टेज थर्ड ए के अंदर आप देखो तो T0 to T3 है, तो वहां पे मोर देन 5 सेंटीमीटर आपका है, और T4 जो है स्टेज थर्ड बी के अंदर, मतलब 5 सेंटीमीटर से प्लस जो चेस्ट वॉल है उसका इन्वॉल्वमेंट भी हो चुका है, और स्टेज फोर्थ के अंदर अपन एनी टी मतलब जो चेस्ट है और ब्रेस्ट है वो पूरा कवर अप हो चुके हैं।
इधर ही अगर इन्वॉल्वमेंट देखें अपन स्टेज 3rd A के अंदर, वहां पे N2 है, मतलब एक्सिलरी का इन्वॉल्वमेंट, एक्सिलरी लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, प्लस एक्सिलरी लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट आईपीसी लेटर एक्सटर्नल लिम्फ नोड का जो है इन्वॉल्वमेंट हुआ है। N3 मतलब जो इंटरनली लिम्फ नोड है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, और Ne3 मतलब कोई से भी NEN मतलब कोई से भी लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट, एक्सिलरी हो चाहे मेमोरी ग्लैंड का लिम्फ नोड हो, वो सबका इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। और लास्ट स्टेज के अंदर ही मेटासाइज हुआ है, स्टेज 4th के अंदर, बाकी किसी के अंदर कोई मेटासाइज नहीं दिखा है। ओके, ये स्टेजिंग है अपनी ब्रेस्ट कैंसर के ट्यूमर की। देन TNM स्टेजिंग मैंने आपको अभी अपन ने ये चीज पढ़ी थी N2 के अंदर, मेटास्टेसिस टू इप्सिलेटरी लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड है। M3 के अंदर एप्सिलेटरी इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड है। M0 के अंदर नो डिस्टेंस, और M1 के अंदर डिस्टेंस मेटास्टेसिस प्रेजेंट है। देन इसका ट्रीटमेंट अपन कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट मॉडलिटी अपन ने पढ़ी थी, सर्जरी हो सकती है, रेडियोथेरेपी हो सकती है, कीमोथेरेपी, और यहाँ पे अपन हार्मोनल थेरेपी भी दे सकते हैं। तो सर्जरी अपनी ल्यूबिक लंपेक्टॉमी हो सकती है, कोई भी लंप है या फिर कोई भी टिश्यू है उस चीज को रिमूव, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है टिश्यू की, उसको रिमूव करें। क्वाड्रेंटॉमी, क्वाड्रेंट में अगर 4 क्वाड्रेंट मैंने बताया आपको, आउटर, इनर, अपर आउटर, अपर इनर, और लोअर आउटर और लोअर इनर क्वाड्रेंट में अगर कोई भी किसी भी इन चारों क्वाड्रेंट में से किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर कोई ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो उसको क्वाड्रेंटेक्टॉमी करेंगे। सिंपल मैसेक्टॉमी है, इट इज in this surgical process breast tissue and the nipples are removed। इसके अंदर जो breast tissues हैं और nipples हैं उनको remove कर दिया जाता है, या फिर कोई भी axillary nodes are not removed, axillary lymph nodes जो होते हैं उनको remove नहीं किया जाता है सिंपल मैसेक्टॉमी में। स्टैंडर्ड रेडिकल मैसेक्टॉमी के अंदर लिम्फ नोड रिमूव हो जाते हैं। सर्जिकल प्रोसेस है जहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू, ओवरलाइन पेक्टोरियल मसल्स या फिर एक्सिलरी मसल्स के जो लिम्फ नोड है उन सबको रिमूव कर दिया जाता है। मॉडिफाइड रेक्टल रेडिकल मैसेक्टॉमी के अंदर मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड होती है ये मैसेक्टॉमी, प्लस इसके अंदर ब्रेस्ट टिश्यू, लिम्फ नोड या फिर कोई भी टिश्यू है जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है उसको रिमूव कर दिया जाता है, बट यहाँ पे मसल्स जो है वो रिमूव नहीं होती है। एक्सिलरी नोड डिसेक्शन, it is usually performed from determining stage of the cancer and it's to identify need of chemotherapy for this treatment। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो स्टेज है ब्रेस्ट कैंसर की उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, देन उसके अंदर जो अपन ट्रीटमेंट मॉडलिटी देते हैं उसके अंदर कीमोथेरेपी देना जरूरी है। देन इन दिस ipsilateral lymph node are surgically removed। इसके अंदर जो एक्सिलरी नोड्स होती हैं जो अपन ने इस स्टेज के अंदर पड़ी थी, जो N2 मतलब सेकंड स्टेज के अंदर वो जो एक्सिलरी डिसेक्शन होता है वो हो सकता है। जो अपन ने एक्सिलरी नोड डिस्टेंशन पढ़ा वो स्टेज सेकंड के अंदर ये चीज होती है, जहां पे अपन देखते हैं कि जो स्टेज उसको पहले स्टेजिंग देनी पड़ती है या फिर उसको डिटरमाइन करना पड़ता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो इस स्टेज का है, देन वहां पे उसको ये आइडेंटिफाई अपन उसको कीमोथेरेपी देके भी कर सकते हैं, बट वहां पे जो लिम्फ नोड है जो भी आइप्सिलेटरल प्रेजेंट है उसको रिमूव कर दिए जाते हैं बाय सर्जिकल प्रोसेस। अपन स्टैंडर्ड रेडिएटेड मैसेक्टॉमी के अंदर एक सर्जिकल प्रोसेस है जहाँ पे ब्रेस्ट के टिश्यू को या फिर पेक्टोरियल मसल्स हो गए या फिर जो भी मसल्स है जो भी ओवरलाइन स्किन है या फिर बहुत न्यूमरस ग्रोथ है उसको रिमूव करते हैं, बट वहाँ पे लिम्फ नोड रिमूव नहीं होते। मॉडिफाइड रेडिकल मैसेक्टॉमी के अंदर ये बहुत कॉमनली सर्जिकल प्रोसीजर होता है जहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू, लिम्फ नोड और जो भी स्किन ओवरलाइन है या फिर बहुत ज्यादा स्किन प्रोडक्शन है या फिर मसल प्रोडक्शन है उसको जो भी स्किन ओवरलाइनिंग है उसको हटा देते, बट यहाँ पे मसल्स का रिमूव नहीं होता। और एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर जो भी स्टेजिंग देनी पड़ती है, स्टेजिंग देने के लिए आपको कीमोथेरेपी ड्रग्स या कीमोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट मॉडलिटीज यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद में आइप्सिलेटरल लिम्फ नोड जो है वो आपको सर्जिकली रिमूव कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडियोथेरेपी। आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करके आप ट्रीट कर सकते हो इस डिजीज को। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली कैंसर स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड, रेडियोथेरेपी इज वाइडली यूज्ड आफ्टर ल्यूपेक्टोमी। और कोई भी लम्प्स या फिर कोई भी क्वाड्रेंट के अंदर प्रॉब्लम है और ये बहुत अर्ली स्टेज के अंदर रेडियोथेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर? मैंने सर्जिकल मैनेजमेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम सच एज प्रेजेंस ऑफ हार्ट डिजीज। अगर कोई सर्जिकल मैनेजमेंट या फिर कोई भी सर्जरी आपको करनी है और अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि जो पेशेंट है उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम
जो भी अगर आप रेडियोथेरेपी करवा रहे हैं तो रेडियोथेरेपी कब कब इन कंडीशंस के अंदर भी रेडियोथेरेपी यूज होती है कि अगर आपको कोई सर्जिकल मैनेजमेंट अगर आपके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बिकॉज अगर आपको हार्ट की डिजीज है या फिर हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे रेडियोथेरेपी करवा सकते हैं। आफ्टर मैसेक्टॉमी चेस्ट वॉल्व इज इरिटेटेड फॉर द लोकल कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव मार्जिन। आफ्टर मैसेक्टॉमी मतलब ब्रेस्ट टिश्यू के रिमूवल के बाद में भी आप रेडिएशन थेरेपी करवा सकते हैं। उसके बाद में व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सिलरी मेटास्टेसिस एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म एक्सिलरी डिस्टेंशन देन द एक्सिलर इज रेडिएटेड। अगर वहां पे रिस्क है आपको कि एक्सिलरा मेटास्टेसिस हो सकता है या फिर वो जो ट्यूमर है ब्रेस्ट से एक्सिला में जा सकते हैं, फिर एक्सिलरा वाला जो लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट हुआ है वो कहीं मेटास्टेसिस कर सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं रेडिएशन थेरेपी को यूज कर सकते हैं। और अगर वहां पे पॉसिबल चांसेस हैं, पॉसिबल नहीं है चांसेस वहां पे एक्सिलरी डिसेक्शन करवाने का, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं रेडिएशन थेरेपी का यूज कर सकते हैं। इन अ केस ऑफ पॉजिटिव एक्सिलरी नोड सुप्रा क्लेविकुलर एरिया इज इरिटेटेड। अगर पॉजिटिव एक्सिलरी नोड है तो उसके अगर अपन वहां पे रेडिएशन या फिर रेडियोथेरेपी नहीं कर सकते देन अपन सुप्रा क्लेविकुलर एरिया जो होता है वहां पे रेडिएशन कर सकते हैं या फिर वहां पे रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। समझ आई ये बात कि रेडिएशन थेरेपी अपन कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक तो आयोनाइजिंग रेडिएशन एजेंट्स का जो यूज करके अपन थेरेपी करते हैं उसको रेडियोथेरेपी कहते हैं। देन उसके बाद में ये अर्ली स्टेज के अंदर होता है, जैसे अपन वाइडली यूज कर सकते हैं कोई भी लंप है उसको रिमूव करने के बाद या फिर कोई क्वाड्रेंटिक्टॉमी अपन ने करी उसके बाद में रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। और किन किन कंडीशंस के अंदर अपन रेडियोथेरेपी दे सकते हैं जहाँ पे पेशेंट सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर नहीं हो, यहाँ पे उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज हो, मैसेक्टॉमी हो या फिर कोई ब्रेस्ट का टिश्यू अपन ने करके उसको अपन रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं ताकि कोई भी पॉजिटिव मार्जिन या फिर कोई भी जो ब्रेस्ट है या फिर ब्रेस्ट टिश्यू है या फिर ब्रेस्ट कैंसर है वो कहीं मेटासाइज ना करे, इस वजह से अपन उसको रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। या फिर कोई भी एक्सिलरी मेटास्टेसिस हो या फिर उसके अंदर चांसेस हो कि वो डिसमेटासाइज कर सकता है या फिर अपन उसको एक्सिलरी डिस्टेक्शन नहीं दे सकते तो वहां पे एक्सिला का रेडिएशन थेरेपी उसको दे सकते हैं। अगर अपने पास में पॉजिटिव एक्सिलरी नोड में अपन रेडिएशन नहीं दे सकते देन अपने पास में जो जगह है वो सुप्रा क्लेविकुलर एरिया है जहाँ पे अपन उसको रेडिएशन दे सकते हैं। देन कीमोथेरेपी के अंदर क्या होता है, ड्रग्स को यूज करके ड्रग्स ट्रीटमेंट होता है ये एक तरह का। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कीमोथेरेपी इज यूज्ड एज अ एडजुवेंट थेरेपी और नॉन एडवेजेंट थेरेपी। ये एडवेजेंट थेरेपी मैंने आपको बताई थी कि कीमोथेरेपी या तो सर्जरी के साथ यूज हो सकती है या फिर रेडिएशन थेरेपी के साथ यूज हो सकती है। एडजेसेंट कीमोथेरेपी इज गिवन आफ्टर सर्जिकल मैनेजमेंट। जो भी एडजेसेंट थेरेपी है वो सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद दी जाती है। नॉन एडजुवेंट कीमोथेरेपी इज गिवन बिफोर सर्जिकल मैनेजमेंट। जो भी नॉन एडजुवेंट कीमोथेरेपी जो होती है वो सर्जरी से पहले दी जाती है, जिसके सर्जिकल मैनेजमेंट या रेडियोथेरेपी से पहले दी जाती है कीमोथेरेपी। इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस ब्रेस्ट कैंसर सच एज इन अ केस ऑफ स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर। ये जो नॉन एडवेजेंट कीमोथेरेपी जो है वो एडवांस स्टेज में यूज होती है ब्रेस्ट कैंसर के स्टेज नंबर 3 के अंदर। ओके, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर वेरियस कीमोथेरेपी ड्रग्स आर यूज्ड। ये बहुत सारे जो कैंसर है, मतलब बहुत सारे कैंसर क्या बहुत सारे जो ड्रग्स हैं वो यूज होती है एक ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। बहुत सारे कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं। कीमोथेरेपी में समझ आया एडजुवेंट नॉन एडजुवेंट थेरेपी दोनों होती है। एडजुवेंट जो थेरेपी होती है वो सर्जिकल मैनेजमेंट के पहले दी जाती है। नॉन एडजुवेंट जो थेरेपी होती है वो बिफोर सर्जिकल प्रोसेस दी जाती है, मतलब सर्जिकल प्रोसेस के बाद दी जाती है, जिसके अंदर रेडियोथेरेपी भी इंक्लूड हो सकती है प्लस सर्जरी भी अपनी होगी और कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स भी दे सकते हैं। और ये जो नॉन एडजुवेंट जो थेरेपी होती है वो कब दी जाती है, एडवांस एज में, मतलब स्टेज 3 के अंदर जहाँ पे वो मेटासाइज करने के चांसेस हो, जहाँ पे लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो प्लस ट्यूमर की साइज 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। और बहुत सारे ये जो ड्रग्स है जहाँ ब्रेस्ट कैंसर में यूज होती है साइक्लोफॉस्फेमाइड प्लस डॉक्सीरियोबिकाइन और साइक्लोफॉस्फेमाइड प्लस फ्लोरोयूरेसिल प्लस डॉक्सी प्लस साइक्लोफॉस्फेमाइड फ्लोरोयूरेसिल मेथोट्रोक्सेट साइक्लो फॉस्फेमाइड फ्लोरोयूरेसिल मेथोट्रोक्सेट प्रीनिडाजोल। और नेक्स्ट में अपन इसके साथ में ये ऐड कर लगते हैं विनिस्टरीन। ओके, प्लांट एल्कलॉइड है ये स्टेरॉइड है। देन मेथोट्रोक्सेट अपना एल्कलाइन या एंटी ट्यूमर के अंदर आता था और ये अपना एल्कलाइटिंग एजेंट है। ओके,
नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये कीमोथेरेपी होगी। हार्मोनल थेरेपी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन विच द हाई लेवल ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स आर फाउंड। जहाँ पे बहुत ज्यादा लेवल के रिसेप्टर प्रोटीन पाए जाते हैं, वहाँ हार्मोनल थेरेपी यूज की जाती है। इन दिस थेरेपी टेमोफेक्सिन इज यूज्ड एज फॉर द एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर। यहाँ पे जो टेमोफॉक्सिन एक हार्मोनल थेरेपी होगी या फिर एस्ट्रोजन का कोई रिसेप्टर होगा, वहाँ पे वो यूज किया जाता है इन द पोस्ट मैनुअल के अंदर जो एस्ट्रोजन का जो हार्मोन था वो कम हो जाता है, इस वजह से वहां पे ये चीज देके एस्ट्रोजन के हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, देन नर्सिंग मैनेजमेंट अपना है, नर्सिंग मैनेजमेंट एग्जामिनेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट रिसीविंग रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी अगर वो पेशेंट रिसीव कर रहा है, एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट थेरेपी अगर वो रिसीव कर रहा है, देन उसको अपन अंदर अपन को क्या क्या असेस करना पड़ेगा। देन फर्स्ट वाइटल साइन, जनरल हेल्थ स्टेटस, सीवियरिटी, कौन से साइन एंड सिम्टम ज्यादा सीवियर में आ रहे हैं, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, कीमोथेरेपी से और रेडियोथेरेपी से उसको कौन से साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसका हाइड्रेशन लेवल क्या है, एबिलिटी उसकी वो सेल्फ केयर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल क्या है, उसका नॉलेज क्या है रिगार्डिंग डिजीज प्रोसेस, और उसका एंजाइटी लेवल क्या है, ये चीज अपन को असेस करनी होती है। देन फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन शुड बी परफॉर्म इन अ जनरल हेल्थ स्टेटस, कंप्लीट ब्लड काउंट मतलब ब्लड एग्जामिनेशन, प्लेटलेट काउंट देखना है, एस्टिमेशन सीरम इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोडियम पोटेशियम कैल्शियम का भी सीरम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखना है अपन को। देन सीरम यूरिया देखना है, यूरिक एसिड देखना है, क्रिएटिनिन लेवल देखना है, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन, एसजीओटी, एसजीपीटी, कोलेस्ट्रॉल लेवल, चेस्ट एक्सरे और ईसीजी करके अपन का उसका इन्वेस्टिगेशन करना है। Then administering all the chemotherapeutic drugs by prescribed by doctor by using 5R rules को ध्यान में रखते हुए जितनी भी कीमोथेरेपी ड्रग्स जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी उसको देनी है टाइम टू टाइम। देन प्रिपेयर द पेशेंट फॉर साइकोलॉजिकल फॉर रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी, पेशेंट को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना चाहिए या फिर उसके फैमिली मेंबर्स को बोलना चाहिए कि उसको साइकोलॉजिकल प्रिपेयर करो ताकि उसको अपन रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी दे सकें। Before giving radiotherapy, explain the patient and his relatives regarding the action and important side effect of radiotherapy. रेडियोथेरेपी देने से पहले आप उसके ही साइड इफेक्ट्स को या फिर उसके जो भी इंपॉर्टेंट एक्शन है उसको ऑलरेडी समझा दो कि ये चीजें होने वाली है, ये साइड इफेक्ट्स आने वाले। क्लोजली मॉनिटर द पेशेंट फॉर द साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के भी साइड इफेक्ट्स को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। इफ प्रेजेंट एनी इन्फॉर्म द डॉक्टर इमीडिएटली सो दैट ही कैन मैनेज एज सून एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर कोई भी पेशेंट को रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देने से पहले कोई भी साइड इफेक्ट है उसको क्लोजली मॉनिटर करो और अगर प्रेजेंट है तो इन्फॉर्म करो डॉक्टर को इमीडिएटली ताकि वो जल्दी से जल्दी या तो ड्रग ड्यूरेशन के अंदर चेंज कर पाए या फिर ड्रग को चेंज कर पाए। ओके, एक्सप्लेन द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव दैट हिज साइड इफेक्ट्स ड्यू टू थेरेपी विल बी सबसाइड डिसकंटिन्यू ऑफ द ट्रीटमेंट। उसके फैमिली पेशेंट या तो पेशेंट को या फिर फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करो कि ये जो थेरेपी है उसके अंदर ये साइड इफेक्ट आएंगे, बट ये जैसी थेरेपी रुकेगी उसके बाद में जो साइड इफेक्ट्स हैं वो डिसअपियर होना चालू हो जाएंगे। बिफोर गिविंग रेडिएशन थेरेपी शेव द एरिया विद इलेक्ट्रिक रेजर से आपको वो जो एरिया है रेडियोथेरेपी देने से पहले जहाँ पे भी अपन रेडियोथेरेपी दे रहे हैं वहाँ के एरिया को आपको इलेक्ट्रिक रेजर से क्लीन करना है। उस स्किन जो यहाँ पे ट्रीटमेंट स्किन दे रखी है या फिर जो भी ट्रीटमेंट स्किन है वहाँ पे आपको पाउडर और क्रीम का यूज नहीं करना है। While providing radiation therapy, patient completely safety should be kept in mind. आपको रेडिएशन थेरेपी देते वक्त उसकी जो कंप्लीट सेफ्टी है उसको ध्यान में रखते हुए कि कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है या फिर उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, उसी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उसको थेरेपी देनी है। मेंटेन हाइड्रेशन लेवल उसका मेंटेन करना है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो पेशेंट को कहना है कि आप फ्लूइड लो 2 से 3 लीटर पर डे। एंटीमेटिक ड्रग्स देनी है क्योंकि साइड इफेक्ट्स आते हैं जैसे नोजिया एंड वॉमिटिंग। अपन ने कल की क्लास में ही पढ़ा था कि कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो नोजिया वॉमिटिंग है तो खाने से पहले आप उसको एंटीमेटिक दे दे ताकि सर्जरी से रेडिएशन थेरेपी देने से पहले आप उसको एंटीमेटिक दे सकते हैं ताकि उसके ऊपर जो ये साइन एंड सिम्टम्स है वो ना आए। इनकरेज द पेशेंट फॉर मेंटेनिंग एडिक्वेट ओरल हाइजीन को मेंटेन करें। अगर वो ब्रश कर रहा है तो सॉफ्ट टूथ ब्रश यूज करें ब्रशिंग के लिए। अगर लॉस ऑफ हेयर है तो आप इट इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। एलॉप्शिया जो है वो कॉमन साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी का, तो पेशेंट एंड हिज फैमिली मेंबर को बोले कि रिवर्सिबल साइड इफेक्ट है, ये वापस इनके जो हेयर जो गए हैं या फिर लॉस हुए हैं वो वापस ग्रोथ कर जाएंगे। इनकरेज द पेशेंट टू यूज
विग, हैट और मेंटेनिंग सेल्फ एस्टीम, या तो वो विग यूज करे, वो हैट यूज करे कीमोथेरेपी के टाइम, और उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो मेंटेन करके रखें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन शुड बी डन as prescribed by doctor by hematological disorders such as anemia, leukopenia, thrombocytopenia etc. Dose of drug should be modified of required. blood transfusion करे अगर उसके अंदर आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिल रहा है, या ल्यूकेमिया देखने को मिल रहा है, या फिर एनीमिया देखने को मिल रहा है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बोले जब भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो। और अगर डोज के अंदर कोई भी मॉडिफाई करना है तो वो भी करे अगर जरूरत हो तो। इन द केस ऑफ सीवियर साइड इफेक्ट सच एज हेपेटोटॉक्सिक अरिथमिया, टॉक्सिक myocarditis, severe thrombocytopenia, severe anemia, cardiomyopathy, pulmonary toxicity, immediate inform to the doctor and modify the drug dose as prescribed and change the drug if required. अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उन कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स की वजह से, जो सीवियर साइड इफेक्ट है वो हेपेटोटॉक्सिक है, लिवर के अंदर डैमेज है, अरिथमिया है, प्रॉब्लम हो रही है, टॉक्सिक मायोकार्डिटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, अगर प्लेटलेट्स बिल्कुल कम हो गई है, एनीमिया मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बेंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो चुकी है, कार्डियोमायोपैथी मतलब इन्लार्जमेंट हो गया है, हार्ट का पल्मोनरी टॉक्सिसिटी हो गई है, आपको लंग से रिलेटेड कोई टॉक्सिसिटी हो गई है, तो जल्दी जाए और डॉक्टर को बताएं ताकि वो जो उसकी डोज है, उस ड्रग की जो डोज है उसके अंदर वो मॉडिफाई कर सके, या फिर एंड मॉडिफाई द डोज ऑफ द ड्रग एज प्रिस्क्राइब, या फिर चेंज कर सके अगर रिक्वायरमेंट हो तो। अगर रिक्वायर्ड है उस ड्रग का चेंज करना तो वो ड्रग चेंज कर सके। मेंटेन द नॉर्मल सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, क्योंकि वहां पे अपन ने देखा था हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे थे। इन अ case of skin necrosis, remove the IV line. In the case of skin necrosis, remove the IV line and provide the cold application. Local infiltration corticosteroid should be done in the should be done as prescribed. अगर आप सेंट्रल लाइन से अगर आप कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स दे रहे हैं और वहां पे अगर स्किन नेक्रोसिस हो गया है तो आप आईवी लाइन कैथेटर को रिमूव करें और वहां पे कोल्ड एप्लीकेशन करें, और लोकल इन्फिल्ट्रेशन के लिए आप लगा सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर स्टेरॉइड्स का यूज करें अगर प्रिस्क्राइब्ड हुआ है तो। देन यूज अ स्ट्रिक्ट सेप्टिक टेक्निक, स्ट्रिक्ट सेप्टिक टेक्निक्स का यूज करें ताकि आप केयर कर सके या फिर कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस उसको कम हो जाए। देन प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट टू द पेशेंट, पेशेंट को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, हेल्दी कूल क्लाम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवे ताकि उसको इजीनेस रहे वहां पे रहने में। एडवाइज द पेशेंट यूज फॉर सनस्क्रीन एंड वियरिंग अ प्रोटेक्टिव क्लोथ फॉर प्रिवेंटिंग फोटोसेंसिटिव रिएक्शन। फोटोसेंसिटिव रिएक्शन एक्सपोजर टू द सन रेज या यूवी लाइट की वजह से होती है, आपकी स्किन के अंदर इरिटेंट होंगे, रैशेस हो सकते हैं, इसलिए पेशेंट को आप बोले या एडवाइस करें वो सनस्क्रीन यूज करे, या फिर वो एकदम फुल स्लीव्स पहने, या फिर अपनी स्किन को हर चीज से कवर करे ताकि उसको फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन ना हो। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर रिगार्डिंग एक्शन, इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडियोथेरेपी एंड क्लियरली डाउट्स इन द फ्रेंडली मैनर। आप उसको पूरा प्रोसीजर समझाएं उसके फैमिली मेंबर्स को या फिर पेशेंट को, और उसको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू योर प्रोसीजर आप उसको अच्छे से इन फ्रेंडली मैनर आप उसको क्लियर आउट करें, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें, उसको इमोशनली सपोर्ट करें कि ये जो थेरेपी है इसके अंदर जो भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं वो अभी जब तक थेरेपी जो है वो कंटिन्यू है तब तक आएंगे, उसके बाद में रिवर्सिबल है ये वापस आपके जो साइड इफेक्ट्स हैं, या फिर आपका जो लॉस हुआ है हेयर्स के अंदर, या फिर आपको नोज़ा वोमिटिंग हो रही है, या फिर आपको एंजाइटी लेवल आपका बढ़ रहा है, वो सारी चीजें एक बार के लिए खत्म हो जाएगी जब ये थेरेपी डिसअपियर होगी तब। पीएनसी क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, जहाँ पे पीएनसी क्लासेस ऐप आपके लिए लेकर आया धमाकेदार ऑफर, जहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ऐप्स वगैरह में जो एएनएम की जो ऑनलाइन बैच की जो फीस है वो 5,000 है और जेएनएम की 5,000 है, वहाँ पे पीएनसी ऐप आपके लिए लेकर आया धमाकेदार ऑफर, जहाँ एएनएम हो रही है 2400 में और जेएनएम हो रही है 2500 के अंदर। देन अपना नर्सिंग केयर प्लान जो है नेक्स्ट, ये नर्सिंग केयर प्लान के अपन क्या क्या नर्सिंग केयर कर सकते हैं उसके लिए अपन जो प्लान बनाया, अगर सर्जिकल इंसिजन हुआ है या फिर कोई भी सर्जरी हुई है तो अपना नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगा कि आपको रिलीव करना है उसके पेन के अंदर, तो आपको क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करने पड़ेंगे, या फिर प्लानिंग जो कहते हैं अपन को कि क्या प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। प्रोवाइड अ कंफर्टेबल एंड वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल क्लाम वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाओ, पोजीशन एज पर एज जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है वो प्रोवाइड करो। अगर आपको पेन हो रहा है एनाल्जेसिक ड्रग्स दो प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है तो नर्स नहीं तो मेडिसिन लिख सकती है ना, उसको
बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे सकती है। प्रोवाइड एडिकेट सपोर्ट टू द बॉडी ऑर्गन व्हाइल चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द पेशेंट, अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको एडिकेट सपोर्ट प्रोवाइड करो। ड्रेसिंग ऑफ द सर्जिकल वुंड वुड बी डन बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड स्ट्रिक्ट सेप्टिक टेक्निक। अगर वहां पे इंसिजन साइट पे अगर अपन को उसकी बैंडेजिंग या पैकेजिंग करनी है तो आप उसके लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अच्छे से यूज करो, स्ट्रिक्ट सेप्टिक टेक्निक यूज करो ताकि उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाओ यूजिंग फार्मेकोलॉजिकल मेजर, लिसनिंग, रीडिंग बुक्स, मैगजीन और वॉचिंग टीवी, ताकि उसका जो ध्यान है वो पेन से हटे और इन चीजों में लगे। और इवेल्युएशन क्या करेंगे, पेशेंट गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन। ये अपन ने प्लानिंग करी है, देन इसके बाद में अपन इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि हाँ ये अपन ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। देन उसके बाद में इवोल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, रीअसेस करने के बाद में, इवोल्यूशन मतलब रीअसेस किया तो जो पेन है वो रिलीफ हो चुका है। देन नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस अपन बना सकते हैं डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू द मैसेक्टोमी और एलॉप्सिया। जो भी बॉडी इमेज है वो डिस्टर्ब हो गई है तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, तो डेवलप अ पॉजिटिव थिंकिंग इन अ पेशेंट कि ये चीजें अभी जो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इट्स अ टेम्पररी बेसिस, बट जब भी ये जो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हैं वो जैसे ही स्टॉप होती है तो आपके जो हेयर्स है वो वापस आ जाएंगे, प्लस आपके जो भी बॉडी के अंदर जो डिस्टर्बेंस चीज हुई है वो वापस सही हो जाएगी। तो क्या करना है, पेशेंट असेस द पेशेंट स्ट्रेस लेवल उसका असेस करना है, इनकरेज करना है ताकि वो बोले कि वो क्या फील कर रहा है। पेशेंट शुड इनकरेज टू मीट विद द पेशेंट in which mastectomy has been done and enjoy the normal family, social and sexual life. Help the patient in the meeting with this type of patient. This will increase the self confidence and self esteem of the patient. अपन को encourage करना है पेशेंट को कि वो एक ऐसे पेशेंट से अपन उनको मिलवाए कि जिनकी ऑलरेडी मैसेक्टोमी हुई हुई है और वो उसको गाइड करे कि ये चीज नॉर्मल है और अपन अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं आगे। देन अपन रीअसेस करने के बाद में क्या करेंगे कि उसकी पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। After mastectomy, patient may be tense and anxious and stressed. There are not an uncommon reaction. So provide a psychological support to reduce anxiety and fever. अगर उस मैसेक्टोमी हुई और वो बहुत एनॉक्शियस है या फिर उसको बहुत स्ट्रेस में है तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा के आप उसकी एंजाइटी और फियर को कम करें। एक्सप्लेन द पेशेंट एंड हिज फैमिली मेंबर रिगार्डिंग द प्रोस्थेटिक डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड आफ्टर हीलिंग द वुंड। आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं उसके लिए एक बार आप पहले फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करें और उनको बताएं कि ये जो चीज है वो जो भी घाव है उसको ठीक करने के लिए यूज में आ रहा है। एलॉप्सिया एंड द वेट गेन में बी अकर ड्यू टू कीमोथेरेपी, हेयर लॉस और आपका मोटापा बढ़ सकता है या फिर आपका वेट गेन हो सकता है ड्यू टू कीमोथेरेपी। दिस में कॉज एंजाइटी, ये एंजाइटी कॉज कर सकता है पेशेंट के अंदर। एक्सप्लेन द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव दैट दे आर ड्यू टू, आप उनको एक्सप्लेन करो कि ये जो भी प्रोसीजर है इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है, बट जैसे ही डिसकंटिन्यू होगा ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट अपन देखें तो रिस्क ऑफ लिम्फ एडिमा रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसेस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लिम्फ एडिमा। लिम्फ एडिमा मतलब लिम्फ नोड के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। तो क्लोजली मॉनिटर जो भी क्लिनिकल फीचर्स हो रहे हैं लिम्फ एडिमा के जितने भी साइन सिम्टम आ रहे हैं उसको क्लोजली मॉनिटर करना है। इनकरेज करना है पेशेंट को कि वो encourage the patient for keeping the arm of the affected area above the level of hurt. It helpful to prevent a lymph edema and promoting the drainage. आप अगर उसके जो भी अफेक्टेड एरिया है उसको आप हर्ट लेवल से ऊपर रखें या फिर आपके आर्म है उसको हर्ट लेवल से ऊपर रखें ताकि वहाँ पे ड्रेनेज के अंदर भी पॉसिबिलिटी हो और वहाँ पे लिम्फ एडिमा भी उससे प्रिवेंट हो सके। अवॉइड IM एंड IV इंजेक्शन इन द आर्म्स ऑफ द अफेक्टेड साइड। जो भी IM और IV इंजेक्शन जो भी आपको प्रिस्क्राइब किए हैं वो अवॉइड करें अफेक्टेड साइड के अंदर। अवॉइड टेकिंग ब्लड सैंपल्स इन द आर्म ऑफ अफेक्टेड साइड, ब्लड सैंपल्स भी अवॉइड करें जो भी अफेक्टेड साइड है आपकी जहाँ पे आपको लिम्फ एडिमा होने के चांसेस हैं। इन अ केस ऑफ सीवियर लिम्फ एडिमा एडमिनिस्ट्रेशन डायूरेटिक प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। अगर आपको लिम्फ एडिमा हुआ है अननेसेसरी फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है तो आपको वहाँ पे डायूरेटिक्स यूज लेनी चाहिए ताकि वो जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है वो आपका रिमूव आउट हो जाए एज अ थ्रू अ यूरिन वेयरिंग इलास्टिक। ओके देन अपना जो एवोल्यूशन है वो रिस्क ऑफ लिम्फ एडिमा इज रिड्यूस। ये अपन ने इंटरवेंशन किए हैं उसकी वजह से अपन ने इनको चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद में अपन ने रीअसेस किया, देन अपन को ये चीज़ मिली कि जो लिम्फ एडिमा के चांसेस है वो रिड्यूस हो चुके हैं।
Then next है risk for secondary infection related to hospital treatment. Nursing diagnosis to reduce for secondary infection. नोजोकोमल इन्फेक्शन के चांसेस ना हो तो अपन को उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए. स्ट्रिक्ट सेप्टिक टेक्निक यूज करनी चाहिए. जो भी आर्टिकल यूज करो स्टरलाइट होने चाहिए हर प्रोसीजर के अंदर. प्रोसीजर करने से पहले आपको हैंड वॉशिंग करनी चाहिए. प्रोफाइलेक्टिव ट्रीटमेंट या फिर जो भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब है वो चीजें एडमिनिस्टर करनी चाहिए ताकि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो. लिमिटेड विजिटर, अगर किसी की भी मैसेक्टॉमी लिपेक्टॉमी हुई है या फिर तो उसके लिए जो भी फैमिली मेंबर्स मिलना आ रहे हैं वो लिमिट विजिटर्स रखने चाहिए. उस पेशेंट को आइसोलेटेड कर देना चाहिए. द आइसोलेटेड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज, आइसोलेट कर देना चाहिए उस पेशेंट को जो डिजीज इस इन्फेक्शियस डिजीज से गुजर रहे हैं या फिर सफर कर रहे हैं. अब अपन ने ये जो भी प्लानिंग करी है उसको इम्प्लीमेंट करना है अपन. और इम्प्लीमेंट करने के बाद में जो अपन रीअसेस करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे, तो जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे. देन नर्सिंग डायग्नोसिस, इम्पेयर द स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू द प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट. इन स्किन जो इंटीग्रिटी है वो इम्पेयर्ड हो गई है, बेड सोर होने के चांसेस है, तो वो नॉर्मल स्किन कैसे मेंटेन करनी चाहिए, स्किन इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करनी चाहिए. पोजीशन एवरी 2 to 4 आवर्स के अंदर अपन को पोजीशन चेंज करनी चाहिए ताकि वो प्रिवेंट कर सके बेड सोर्स से. प्रोवाइड एक्स्ट्रा केयर टू द प्रेशर पॉइंट, जहाँ पे भी प्रेशर पॉइंट्स है वहाँ पे एक्स्ट्रा केयर उनको मिलनी चाहिए. देन प्रोवाइड क्लीन एंड व्रिंकल फ्री बेड, जहाँ पे सल वाले जो भी बेड्स हैं या फिर सल वाली बेडशीट उनकी बेड मेकिंग जो होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए. कट द नेल शॉर्ट, अदरवाइज पेशेंट में भी स्क्रैच. जो नेल्स है पेशेंट के उनको कट करने चाहिए. प्रोवाइड मेटिक्यूलस स्किन केयर ड्यू टू द केयर टू द पेशेंट. जो भी स्किन केयर है वो उसको अच्छे से प्रोवाइड होनी चाहिए. एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस का यूज करना चाहिए अगर रिक्वायर्ड हो तो. कंफर्टेबल डिवाइस जैसे एक्स्ट्रा पिलो या फिर कुशन उसको देना चाहिए. एडिक्वेट पर्सनल हाइजीन भी उसको मेंटेन करनी चाहिए. या फिर डायूरेटिक्स, एडमिनिस्ट्रिंग डायूरेटिक्स सच एज फोर्सुडामाइड टू रिड्यूस द एडिमा. अगर उसको एडिमा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए उसको डायूरेटिक्स देनी चाहिए. देन इवोल्यूशन अपना क्या हुआ, नॉर्मल स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन है. नेक्स्ट है अपना न्यूट्रिशन के अंदर अल्टर्ड हो जाना रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसेस. तो अपन का नर्सिंग डायग्नोसिस है टू मेंटेन द नॉर्मल न्यूट्रिशन लेवल. एंड नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो है मेंटेन द न्यूट्रिशन लेवल बाय नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब. अगर वो मुंह से नहीं खा पा रहा है तो आप उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब दे दो. अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है तो आईवी फ्लूइड, मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दो ताकि वो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उसका बना रहे. स्टार्ट ओरल फीडिंग ओनली व्हेन बाउल साउंड आर नॉट ऑडिबल. अगर सर्जरी भी है और बाउल साउंड ऑडिबल नहीं है तो आप ओरल फीडिंग वगैरह चालू कर सकते हैं. अगर नहीं है तो नहीं कर सकते. स्टार्ट क्लियर फ्लूइड should be given, then the gradually increases consistency as a patient can tolerate. क्लियर फ्लूइड की डाइट चालू करें पहले. जब तक पेशेंट उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाता है जब तक आप क्लियर फ्लूइड की डाइट रखो. अगर पेशेंट की टॉलरेंस के ऊपर डाइट के अंदर चेंजेस करने चाहिए. प्रोवाइड स्मॉल मील फ्रिक्वेंटली, थोड़ा थोड़ा करके खाना उसको खिलाना है. अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड, स्पाइसी और ऑयली फूड नहीं देना है. अपन ने रीएवोल्यूशन किया. देन वी हैव असेस्ड दैट पेशेंट न्यूट्रिशन लेवल इज मेंटेन. नेक्स्ट है इसी में ही नर्सिंग जो इंटरवेंशन है वो थोड़ा और बाकी है. एडमिनिस्ट्रिंग एडिशनल विटामिन और मिनरल्स एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर. जो भी विटामिन एंड मिनरल प्रिस्क्राइब किए गए हैं डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स के थ्रू वो भी आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं. जो मेक द पीज एंड मील टाइम, खाने का कोई अच्छा समय आपको करना चाहिए. अवॉइड द परफॉर्म एनी पेनफुल और अनप्लीजेंट प्रोसीजर इन द वार्ड ड्यूरिंग द मील टाइम. कोई भी पेनफुल प्रोसीजर हो रहा है किसी भी अदर पेशेंट के, वो चीज आपको अवॉइड कर देनी चाहिए कब, खाने के समय. पेशेंट्स लाइक एंड डिसलाइक शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल न्यू मेन्यू प्लानिंग. पेशेंट के जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जब आप मेन्यूज प्लान कर रहे हो तब पेशेंट डाइट शुड बी न्यूट्रिशियस एंड इजीली डाइजेस्टेबल. जो पेशेंट की डाइट होनी चाहिए वो उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए प्लस वो इजीली डाइजेस्टेबल होनी चाहिए ताकि उसको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो. सीवियर फूड इन अट्रैक्टिव वे, कोई भी आप फूड सर्व कर रहे हो उसको अट्रैक्टिव वे में फूड करें. और पहले ही एडमिनिस्ट्रेट कर दे एंटीएमेटिक्स इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम नोजिया एंड वॉमिटिंग. खाने से पहले ही आप उसको एंटीएमेटिक्स दे दें और आप जो भी फूड सर्व कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से सर्व करें और अट्रैक्टिव वे में सर्व करें. ओके, थैंक यू.